नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो या क्लास में अपन ने आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ा था, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या सार्वभौमिकरण के बारे में स्टडी की थी। आज हम अगले चैप्टर में यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एमएनसी बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, कंपनीज होती है, उनकी क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है, उनके बारे में आज अपन डीपली अध्ययन करेंगे। यानी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज को हिंदी में बहुराष्ट्रीय निगम भी कहा जाता है। अब अध्ययन करने से पहले जानना चाहेंगे कि एमएनसीज क्या होती है, भारत में कितनी एमएनसीज कार्यरत है, इनसे अपन को, अपने देश को क्या क्या फ़ायदा होता है, आम जनता को क्या फ़ायदा होता है, भारत की अर्थव्यवस्था में इन एमएनसीज का क्या योगदान रहा है, और भारत की टॉप मोस्ट कंपनियां कौन कौन सी है, इन चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल आरजी चांद अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ में कंटिन्यू क्लासों के साथ। देखिए, अब बात करते हैं एमएनसीज के बारे में। एक बहुराष्ट्रीय निगम, एमएनसी एंड मल्टीनेशनल कंपनी, एक ऐसी कंपनी है जो अपने देश के साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों में भी अपना व्यापार करती है। यह एक देश में स्थित एक केंद्रीय कार्यालय रखता है जो इसके अन्य सभी कार्यालयों जैसे प्रशासनिक शाखाओं या कारखानों के प्रबंधन का समन्वय करता है। यानी जो एमएनसी होती है वो अन्य देशों में व्यापार करती है, यानी दुनिया भर में व्यापार करती है, जहाँ पर वो अपने कंपनी का एक कार्यालय रखती है, सेंट्रल ऑफिस रखती है, जिसमें उसके जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं, प्रशासनिक शाखाएँ के माध्यम से कार्यों को संचालित करती है, कारखानों का प्रबंधन करती है। यह केंद्रीय कार्यालय कई कार्यालयों की देखरेख करते हैं जो कई शाखाओं और सहायक कंपनियों के माध्यम से कार्य करते हैं। यानी जो एमएनसीज होती है, जैसे मान के चले उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो उसकी ब्रांचें देश में कई जगह होगी, दिल्ली में होगी, मुंबई में होगी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कई जगह पर संचालित रहती है और उसका संचालन केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि एक एमएनसी यानी एक बहुराष्ट्रीय निगम के क्या क्या लक्षण होते हैं। देखो, इसकी क्या विशेषताएं होती है। यानी पहला तो होता है कि उच्च टर्नओवर और कई संपत्तियां, यानी जो बड़ी कंपनी होगी स्वाभाविक सा है कि उसका उच्च टर्नओवर होगा, उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी और उसके पास में कई प्रकार की चल और अचल संपत्तियाँ होगी। शाखाओं का विस्तारित नेटवर्क होगा। एमएनसी के अंतर्गत एक शाखाएं ना होकर कई शाखाएं होती है जिनके माध्यम से एमएनसी अपना व्यापार संचालित करती है और केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से इनका नियंत्रण किया जाता है। आगे बात करते हैं अगला लाभ है, अगली विशेषता है इनकी निरंतर वृद्धि होती रहती है, यानी हर वर्ष इनका लाभ बढ़ता रहता है। इनका पर जो मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, वो पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। यानी पेशेवर व्यक्ति है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है आदि के द्वारा जो पेशेवर मैनेजर होते हैं उनके माध्यम से इनका संचालन किया जाता है। इन कंपनियों में अच्छी स्किल मिलती है, यानी अच्छी तकनीकी कुशलता इनमें पाई जाती है। अगर इनमें अच्छा कौशल नहीं होगा तो ये एमएनसी कैसे बनेगी, ये तो आप सभी लोग जानते हो। इसके अंतर्गत ज़बरदस्त मार्केटिंग और विज्ञापन किया जाता है। यानी इन कंपनियों के अंतर्गत बहुत ही ब्रॉड यानी विस्तारित सीमा के माध्यम से इनका विपणन और विज्ञापन का कार्य किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद इनके द्वारा तैयार किए जाते हैं, मार्केट में लाए जाते हैं, जिससे कि आम जनता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। परिष्कृत तकनीक यानी उच्च तकनीक के माध्यम से इन जो ये प्रोडक्ट उत्पादित करती है वो उस तकनीक के माध्यम से किया जाता है और इनके द्वारा आक्रामक विज्ञापन या विपणन की नीति अपनाई जाती है। अब आगे बात करते हैं साथियों बहुराष्ट्रीय निगम होने के कारण। यानी बहुराष्ट्रीय निगम होने के क्या कारण है। देखो, कम उत्पादन लागत, कम पहुंच, यानी जो बहुराष्ट्रीय एमएनसीज होती है उनके अंतर्गत अधिक पेशेवर तकनीकी कुशलता पाई जाती है। तो जो भी व्यापार का कार्य करते हैं, जो भी प्रोडक्ट उत्पादित करते हैं, उनमें कम उत्पादन लागत आती है और माल का सप्लाई आसानी से कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को लक्षित करने के लिए निकटता
यानी जो इंटरनेशनल मार्केट होते हैं उनमें आसानी से अपनी पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य एमएनसी द्वारा किया जाता है। एक बड़े टैलेंट पूल तक पहुंच होती है। तो टैरिफ से बचाव, जो सरकारों द्वारा जो टैरिफ या कर लगाया जाता है उनसे इनमें छूट की मात्रा मिलती है। आगे बात करते हैं कि बहुराष्ट्रीय यानी एमएनसी कंपनियों के मॉडल क्या क्या होते हैं, किस प्रकार की कंपनियां होती है। देखिए, एक तो केंद्रीकृत कंपनी होती है, एक क्षेत्रीय कंपनी होती है। यानी एमएनसी के अंतर्गत एक तो उनका कार्यालय एक केंद्रीकृत रूप से होता है और अगला होता है क्षेत्रीय कार्यालयों में डिवाइडेड होता है। एक बहुराष्ट्रीय होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के रूप में भी कार्य करता है। अगला है एक बहुराष्ट्रीय निगम होने के क्या क्या लाभ है। देखो, अगर कोई कंपनी छोटी कंपनी है तो उसकी पहुंच सीमित क्षेत्र तक होगी। वो अपना व्यापार का संचालन सीमित क्षेत्र में ही कर पाएगी, अन्य राज्यों या अन्य देश में नहीं कर पाएगी। अगर कोई एमएनसी है तो उसके निम्न लाभ होंगे। देखो, एक तो उसके अंदर दक्षता होगी, दक्षता होने के बाद में विकास होगा और आगे है रोजगार की प्राप्ति। जिस देश में जो एमएनसी कार्य कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी कार्य कर रही है, वहाँ के लोगों को या विदेश के लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, जिससे बेरोजगारी दूर होगी, नवोन्वेष होगा, इनोवेशन होगा, आदि कार्य एमएनसी के कारण होते हैं। अब बात करते हैं किसी चीज़ का कोई लाभ होता है तो दोष निश्चित रूप से होता है। तो ऊपर तो पढ़ा अपन ने बहुराष्ट्रीय निगम होने के क्या क्या लाभ है, और नीचे पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय निगम के दोष से सीमाएं क्या क्या होती है। देखो, एंड जो मेजबान देश है, जैसे मान के चलो भारत के अंतर्गत कोई कंपनी विदेशी अमेरिका की कंपनी है तो भारत मेजबान देश हो गया। तो मेजबान देशों की प्राथमिकताओं की ओर कम ध्यान देना, यानी जो जिस देश में जो कंपनी अपना व्यवसाय का संचालन कर रही है वहाँ की जलवायु संस्कृति अलग अलग होती है उन देशों की अपेक्षा। तो उन देशों की जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स होती है, उनकी सप्लाई वो पूरी कई बार नहीं कर पाती है। घरेलू उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मान के चलो कि कोई हमारी देश की कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है, अगर वहाँ पर उसी देश में एमएनसी अपना व्यापार उसी वस्तु का करती है तो स्वाभाविक सी बात है कि एमएनसी के अंतर्गत अधिक पैसा होता है, अधिक स्किलफुलनेस होती है, अधिक टेक्नोलॉजी होती है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिससे घरेलू उद्योग धंधों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी उन उद्योग धंधों का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाता है, उनकी बिक्री कम हो जाती है तथा उनका लाभ कम होता है, जिससे उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अगला है संस्कृति में परिवर्तन, यानी जो देश की संस्कृति है वो विदेशी कंपनियों के माध्यम से जो प्रोडक्ट उत्पादित किए जाते हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन को अपनाने के लिए बाध्य होती है, जिससे संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है। अगला है मेज़बान देश की पर्यावरण को क्षति। स्वाभाविक सी बात है कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट उत्पादित करेगी, कुछ भी करेगी, तो पर्यावरण को नुकसान अवश्य होगा, जिससे पर्यावरण को भी हानि होती है। अगला है भारत की 25 प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी जो इंडिया के अंतर्गत कई कंपनियां एमएनसीज है, लेकिन जो प्रमुख मेजर कंपनीज हैं यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है देखते हैं अपन। याद रखें कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी एमएनसीज है या ये कंपनी कौन सा व्यापार करती है, आदि चीज़ें एग्जाम में आने के चांसेज हैं। देखो, पहला बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यानी ये किस क्षेत्र में उत्पादन करती है, ये देखना होगा अपन को। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कार्य करती है। अगला है एप्पल, ये करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर का कार्य करती है। यानी एप्पल मुख्य रूप से तो लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल का प्रोडक्शन करती है। अगली कंपनी है डिलोटी, ये कंसल्टिंग फाइनेंस का कार्य करती है। आईबीएम, ये कंज्यूमर हार्डवेयर एंड आईटी सर्विसेज का कार्य करती है। गूगल, आप सभी लोग जानते हैं गूगल के बारे में, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का कार्य करती है। अमेजन, ये ई कॉमर्स का कार्य करती है। कोका कोला कंपनी करती है, कंज्यूमर गुड्स बनाती है, यानी उपभोक्ता वस्तुएं बनाती है। पेप्सी कंपनी, ये बेवरेज बनाती है। महिंद्रा ग्रुप आईटी और ऑटोमोटिव का कार्य करती है, यानी ऑटोमोटिव यानी जो अपने साधन होते हैं जैसे जो साधनों का उत्पादन करती है वो ऑटोमोटिव कहलाता है। अगला है
प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करती है। सोनी कॉरपोरेशन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करती है। और सैमसंग भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करती है। अगली कंपनी है टाटा ग्रुप, टीसीएस एंड टाटा मोटर्स का कार्य करती है। ये ऑटोमोटिव और रिटेल और अन्य कार्य करती है। यानी मोटर्स का कार्य टाटा ग्रुप द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। क्योंकि एक तो सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है इसके माध्यम से, और एक टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल का कार्य करती है। अगली कंपनी है इन्फोसिस, ये आईटी कंसल्टिंग का कार्य करती है। असेंचर ये आईटी कंसल्टिंग का कार्य करती है। नेस्टल फूड प्रोसेसिंग का कार्य करती है। आदित्य बिरला ग्रुप ये रिटेल केमिकल फाइनेंस का कार्य करती है। हेवल्ट पैक एंटरप्राइज ये कंज्यूमर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कार्य करती है। डेल कंपनी आपने सुना ही होगा, फेमस अमेरिकाई कंपनी है, कंप्यूटर हार्डवेयर का कार्य करती है। यूनिलीवर ये कंज्यूमर गुड्स बनाती है। सिटी ग्रुप ये फाइनेंस सर्विसेज का कार्य करती है। अगली है एलटीआई कंपनी, ये आईटी कंसल्टिंग का कार्य करती है। नाइक आईएनसी ये अपीरियल और स्पोर्ट्स एंड डिज़ाइन और जो खेलों की सामग्री है उसका उत्पादन करती है। जॉनसन एंड जॉनसन फार्मा दवाइयों का उत्पादन करती है। और एडिडास कंज्यूमर और इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करती है। ठीक है साथियों, ये तो हो गए अपनी 25 बहुराष्ट्रीय कंपनियां एंड मुख्य कंपनियां जो किस क्षेत्र में उत्पादन करती है। अब बात करते हैं कि वो कंपनी तो थी, विदेशों की कंपनियां थी, लेकिन अब बात करते हैं कि विश्व की 10 प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी है, यानी जिनका कार्यालय भारत में ना होकर अन्य देशों में भी स्थापित है। यानी जो एमएनसीज है कौन कौन सी है देखते हैं। एक तो एप्पल है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। एक सऊदी अरामको है, 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट की 1975 में हुई थी। गूगल की 1998 में हुई थी। अमेजन की 1994 में हुई थी। टेस्ला आईएनसी की 2003 में हुई थी। ब्रेकफ्री हाथवे आईएनसी की 1839 में हुई थी। और नुएडिया कॉरपोरेशन की 1993 में हुई थी। ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो चाइना की है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। द मेटा प्लेटफॉर्म्स आईएनसी की 2004 में स्थापना हुई थी। यानी ये टॉप कंपनियां एमएनसी है विश्व की। आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले एमएनसी कब स्थापित हुई थी, यानी बहुराष्ट्रीय निगम कब स्थापित हुई थी। तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, पॉलिटिकल में पढ़ते हो, कि जो अंग्रेजों द्वारा अपना व्यापार संचालन के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। तो ये बहुराष्ट्रीय निगम भारत का पहला निगम था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में स्थापित हुई थी, जो भारत की प्रथम बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी थी। कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन भारत की प्रमुख 15 कंपनियां जो एमएनसी हो गई, यानी जो भारत की अपने देश की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अन्य देशों में भी इंटरनेशनल स्तर पर व्यापार का कार्य करती है। तो देखते हैं 15 कंपनी एमएनसी कौन कौन सी है इंडिया की। एक तो है ओएनजीसी विदेश, अगली है टाटा स्टील, टाटा ग्लोबल बेवरेज, मदरसन सुमी सिस्टम, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा कम्युनिकेशंस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, सुजलॉन एनर्जी, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, इन्फोसिस, और अगली है पुंज लियोर, और अगली है टाटा केमिकल। यानी जो 15 कंपनी इंडिया की है वो एमएनसी कंपनी है जो विदेशों में अपना व्यापार का संचालन करती है। अब आगे बात करते हैं कि मेज़बान देश में एमएनसी के क्या क्या गुण या लाभ होते हैं। तो आपका चैप्टर है कि एमएनसी में जो एमएनसीज है उसका इंडिया में क्या रोल है, भारत के विकास दर में इनका क्या रोल होता है, क्या क्या फ़ायदे इनमें होते हैं, ये सब चीज़ें को देखते हैं। देखो मेज़बान देश में एमएनसीज के गुण या लाभ क्या क्या हैं। देखो पहला है देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। यानी जो एमएनसीज अपने देश में व्यापार करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि निवेश होगा तो पूंजी में वृद्धि होगी, पूंजी की दर में वृद्धि होगी, लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, भारी मात्रा में निवेश होता है। एमएनसी कंपनी के अंतर्गत भारी मात्रा में निवेश का कार्य किया जाता है।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है, तकनीकी सहायता प्राप्त होती है, आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि होती है। आयात में कमी इसलिए होती है क्योंकि आयात बड़ी एमएनसीज कंपनी द्वारा यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, तो विदेशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाती है। इससे आयात में कमी होती है तथा निर्यात में वृद्धि का कार्य होता है। राजस्व में वृद्धि होती है। अब राजस्व में वृद्धि कैसे होती है कि एमएनसी अपने यहाँ पे व्यापार करेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन कंपनियों द्वारा भारत को कर चुकाया जाएगा, शुल्क दिया जाएगा, रॉयल्टी दिया जाएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। अंत में है द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलता है, यानी एमएनसीज द्वारा जो अन्य देशों की कंपनियां भारत में व्यापार करेगी, तो उससे दोनों देशों के मध्य आपसी व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे, जिससे दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो साथियों, आज का चैप्टर आपका ये ख़त्म हुआ। एमएनसीज है उनके बारे में आपने डीपली अध्ययन कर लिया। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने शॉर्ट में बताया आपको, इससे ज़्यादा पढ़ने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एमएनसीज ये किस देश की एमएनसीज है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका क्या कार्य है, एमएनसीज से भारत में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।